हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है और बहुत तंग करता है। तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसका नाम है इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। तो इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं और इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, तो यहां पर हमने लिखा है फोर्सेस विच एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल एंड हुज मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। देखिए, इंपल्स आप जानते हैं, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर कोई फोर्स एफ टी टाइम के लिए एक्ट करता है, सो इंपल्स ऑफ दैट फोर्स इज एफ इनटू टी, and that impulse is also equals to change in momentum. But we are talking about impulsive force, ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम के लगेगा और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अब आपने 5 फोर्सेस पढ़े हैं। 5 कौन कौन से फोर्स पढ़े हैं अभी तक मैकेनिक्स में? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब फोर्सेस पढ़े हैं आपने। तो अब उन सब फोर्सेस में हम ये देखेंगे कौन सा इंपल्सिव होगा और कौन सा नॉन इंपल्सिव फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों दीज आर नॉन इंपल्सिव इन नेचर, क्योंकि इनकी वैल्यू सडनली कभी भी चेंज होकर इंफिनिटी और फिर जीरो नहीं होती है। एनएलएम में आपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एमजी होता है, जो जब तक ग्रेविटी चेंज नहीं होगी या मास एकदम से ना बढ़ जाए तब तक वो इंपल्सिव नहीं बन सकता। सो दीज 2 फोर्सेस आर नॉन इंपल्सिव इन नेचर। एंड जो बाकी 3 फोर्स बचे, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, दे कैन बी इंपल्सिव और दे कैन बी नॉन इंपल्सिव, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो पहले मैं इंपल्सिव फोर्सेस को थोड़ा सा और आपको बता दूं। अगर ग्राफ से देखा जाए तो अगर हम इंपल्सिव फोर्सेस का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, लेट्स से ये फोर्स है और इस तरफ टाइम है। अब फोर्स अभी 0 है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अचानक से इंक्रीज हुआ और फिर तुरंत फिर से डिक्रीज हो गया। अब आप देखिए, ऊपर मैंने इन लाइन को मिलाया नहीं है, तो दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। एकदम से इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने लायक नहीं है, ये बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ होगा। और ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज डी टी विच इज टेंडिंग टू 0. So suddenly a very large force act for a very small time. That particular type of force is called impulsive force. और इन 5 फोर्सेस में से ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, इन 5 में से ये 2 फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होंगे, ये नॉन इंपल्सिव होंगे। और जो बाकी 3 फोर्स हैं, ये इंपल्सिव भी हो सकते हैं, नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि इंपल्स, इसको अगर मैं जे से रिप्रेजेंट करता हूं तो इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। अभी मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे कि अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, कैसा भी ग्राफ है इस टाइप का ग्राफ, सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस इंपल्स एंड दैट इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अभी ये तो बेसिक इंपल्स वाली बात है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इंपल्सिव फोर्स। अब आपको ये पता है बात कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही रहेगा, तब तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अब एक नया पॉइंट यहां ऐड होने जा रहा है, मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन इंपल्सिव एंड द इवेंट टाइम ऑफ इवेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये यहां पर लिखा है, even in the presence of non-impulsive forces, we can conserve momentum of a system just before the event and just after the event, because change in momentum due to non-impulsive forces during the event of small duration is negligible. अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसका टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल था,
उस दौरान वहां एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट था लेकिन वो नॉन इंपल्सिव था, तो सिस्टम का मोमेंटम इवेंट के जस्ट पहले और इवेंट के जस्ट बाद हम कंजर्व कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि ये जो मैंने लिखा इंपल्स इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी, अगर ये एफ नॉन इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव मीन्स एफ की कोई फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन इवेंट का जो टाइम है डी टी वो डी टी टेंडिंग टू जीरो है, तो फाइनाइट इंटू जीरो नॉन इंपल्सिव के केस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, जब हम लिखेंगे एफ की वैल्यू फाइनाइट और डी टी टेंडिंग टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। नॉन इंपल्सिव के केस में उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं है लेकिन उस फोर्स का इंपल्स जीरो है, और अगर इंपल्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम विल आल्सो बी जीरो। फिर से सुनिए, मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फॉर एन इवेंट ऑफ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जिसका टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी नॉन इंपल्सिव। इंपल्सिव होगा तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर इंपल्सिव हुआ, अगर फोर्स हुआ इंपल्सिव, तो उसका जो इंपल्स होगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, अब देखिए इंपल्सिव फोर्स है तो एफ क्या बन गया? टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और डी टी क्या है? टेंडिंग टू जीरो, और जीरो इंटू इन्फिनिटी ये जीरो नहीं होगा, तो अब इसका इंपल्स जीरो नहीं है। इसीलिए अगर इंपल्सिव फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अगर नॉन इंपल्सिव है तो किया जा सकता है। कंडीशन दो है कि फोर्स नॉन इंपल्सिव होना चाहिए और उस इवेंट का टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हम यहां मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे। ऐसा कहां कहां होता है? लाइक अगर कहीं पर कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, आपने कभी भी लाइफ में ऐसा टर्म यूज नहीं किया होगा कि एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई, सो दैट टाइम इंटरवल ऑफ दैट ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। या एक्सप्लोजन हुआ है ना, ये एक्सप्लोजन, एक बॉम्ब को आपने फेंका और वो अचानक से हमें एक्सप्लोड हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स वहां प्रेजेंट है लेकिन वो टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, दैट इवेंट टाइम इज वेरी स्मॉल, so we can conserve linear momentum just before and just after the explosion. Clear? Okay. चलिए अब आगे देखते हैं कब कब टेंशन और वो फ्रिक्शन वगैरह इंपल्सिव बन पाएंगे और कब नहीं बनेंगे। तो यहां पर आपने एक सिचुएशन देखा कि ये स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है, अगर इस पर हम बुलेट फायर करते हैं इधर से, जब ये बुलेट यहां से जाकर टकराया था, एनिमेशन छोटा सा आपने देखा होगा, इसमें जैसे ये बुलेट यहां से जाकर टकराएगा किसी एंगल पर, तो इस टक्कर के कारण एक फोर्स आगे की तरफ लगेगा, एक ऊपर की तरफ, और स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो जीरो बन जाएगा, ढीली हो गई, तो स्ट्रिंग में कोई झटका नहीं लगा, टेंशन डिक्रीज हुआ है, बढ़ा नहीं है। सो इन दिस केस टेंशन इज नॉन इंपल्सिव एंड वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम just before and just after bullet strike the block in horizontal direction as well as in vertical direction. अगर स्ट्रिंग की जगह यहां पर रॉड रहा होता, लाइट रॉड, तो क्या रॉड इसको ऊपर जाने देता? नहीं, रॉड तो उसको वहीं पर रोक लिया होता, तो रॉड में झटका लगता और टेंशन उस टाइम पर क्या बन गया होता? इंपल्सिव। लेकिन वो रॉड का टेंशन होता, स्ट्रिंग का नहीं। स्ट्रिंग तो ढीला हो सकती है, इसलिए इस केस में स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो नॉन इंपल्सिव है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अब सपोज ये सिचुएशन है, इस बार इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया जाएगा, तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे स्ट्रिंग ढीला नहीं हुआ है, यहां पर mg नीचे की तरफ लग रहा था, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा था, लेकिन बुलेट ने जो फोर्स लगाया होगा जाकर इस पर, वो आगे की तरफ लगाया होगा। जब बुलेट ब्लॉक से टकराई है तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा टक्कर के कारण, वो तो इंपल्सिव होगा, लेकिन उसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन में भी टेंशन क्या रहेगा? नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव ही रहेगा। और यहां भी आप जस्ट पहले और जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। अगर ये स्ट्रिंग की जगह रॉड भी रहा होता तो अब तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, उसका कोई कंपोनेंट ऊपर नीचे नहीं है, तो रॉड भी अगर होती तो इस केस में रॉड का टेंशन भी क्या होता? नॉन इंपल्सिव। रॉड का टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन, दोनों नॉन इंपल्सिव होंगे। क्लियर? एक सिचुएशन और देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये है, इस बार ऊपर से नीचे की तरफ फायर किया जाएगा और फिर देखते हैं टेंशन इंपल्सिव होगा या नहीं।
तो देखो जब यहां से बुलेट फायर करेंगे तो अब इस सिचुएशन में ये ऐसा नहीं कि हल्का सा हिल के फिर रुक गया, एक्चुअल में वो तो ऑसिलेट तो करता रहेगा। जो बुलेट ऊपर से आई है उसने आकर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाया होगा, जिसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एक हॉरिजॉन्टली, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो अचानक से टेंशन को बढ़ा देगा, स्ट्रिंग में झटका लगेगा, जैसे स्ट्रिंग में जर्क आएगा झटका लगेगा। तो उस सिचुएशन में अब स्ट्रिंग का टेंशन क्या बन जाएगा, इंपल्सिव। तो इस सिचुएशन में देखो वर्टिकल डायरेक्शन में वो जो फोर्स है इंपल्सिव बन गया, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व momentum even in the presence of external force provided the external force is non-impulsive and time of event is very small, right? Okay, अब देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन कब इंपल्सिव बनेगा। ये एक ब्लॉक है जो एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तो अभी आप समझ सकते हैं इस पर नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और फ्रिक्शन तब लगेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो अभी रखा हुआ है, तो इस पर हम एक बॉल हिट कराते हैं, ये इधर से किसी एंगल पर आकर बॉल हिट करेगा और फिर हमें चेक करना है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होंगे। तो जैसे ये बॉल यहां से आएगा इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसको एन नॉट मान लेता हूं मैं, एंड दैट एन नॉट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। वो तो इंपल्सिव होगा क्योंकि उसने टक्कर की है, टक्कर का टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है और नॉर्मल रिएक्शन अचानक से बढ़ गया, तो उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट भी इंफिनिटी का कंपोनेंट भी ऑलमोस्ट इंफिनिटी होगा, जिसके कारण ये वाला ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो जाएगा, और अगर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इंपल्सिव। सो इन दिस सिचुएशन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन बोथ विल बी इंपल्सिव। ओके, दूसरा सिचुएशन देखते हैं। इस बार हमने बुलेट को क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट, ये जो बॉल है इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करने से ये बॉल जाकर उससे टकराया। बॉल जब टकराएगा तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दिस एन नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर इस नॉर्मल रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन नॉर्मल एंड फ्रिक्शन बोथ आर नॉन इंपल्सिव। एक और छोटा सा एग्जांपल देखें, लाइक एक वेज है और वेज एक रफ सरफेस पर रखा है। अब मैंने क्या किया, इधर से एक बॉल को फेंका, ये बॉल जाकर यहां टकराएगा, टक्कर के दौरान बॉल वेज पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो भी इंपल्सिव होगा, जिसके कारण ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा, और अगर यहां रफ सरफेस है तो टक्कर के तुरंत बाद लगने वाला फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा। वहीं अगर इस बॉल को मैं इधर राइट साइड से फेंकता हूं और ये वर्टिकल फेस पर टकराता है, क्या अब नॉर्मल और फ्रिक्शन इंपल्सिव हो पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जब ये बॉल यहां जाकर टकराएगी तो जो वो नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों के बीच में वो वेज पर आगे की तरफ लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन नो डाउट इंपल्सिव होगा, मींस टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, बट इसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं है, और अगर कोई कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं है तो ग्राउंड से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव होते हैं, कौन कौन से नॉन इंपल्सिव होते हैं, और उन 5 में से जो मैकेनिज्म हमने पढ़े, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, नॉर्मल, टेंशन और ग्रेविटी और स्प्रिंग इंपल्सिव नहीं होगा। बाकी 3 सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो स्मूथ सरफेस पर 2 ब्लॉक रखे हैं और ये जिस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग ढीला पड़ा हुआ है, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, स्ट्रिंग का लेंथ उस सेपरेशन से ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि एक ब्लॉक को आगे की तरफ V0 वेलोसिटी दे दी तो स्ट्रिंग खुलती जाएगी, फिर झटका लगेगा, फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। वो वेलोसिटी सॉल्व करनी है हमें और ये बताना है इस स्ट्रिंग में इंपल्स कितना आएगा। ठीक है, तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, यहां पर ये L सेपरेशन पर रखे हुए हैं। अब इसके बाद उस ब्लॉक को हमने V0 वेलोसिटी दी तो आप देखिए स्ट्रिंग खुलती जा रही है, एक टाइम पर आकर झटका लगा, उसके बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। हालांकि वहां रुक नहीं गए,
आगे चलते रहे होंगे, बट आपका साइट से दूर ना जाए इसलिए मैंने उसको वहां रोका हुआ है। तो यहां स्ट्रिंग में टेंशन जैसे ही टाइट हुआ, टेंशन आया टी, और झटका लगने के टाइम पर वो टेंशन इंपल्सिव रहा होगा, लेकिन भैया वो तो इंटरनल है। अब इस पूरे को अगर हम सिस्टम मान लें तो वो इंपल्सिव टेंशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना था, mv नॉट। फाइनली दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से जा रहे हैं, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, 2mv। तो दोनों ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v नॉट बाई 2। दैट्स इट, आंसर आ गया। अब हमें बताना है इंपल्स ड्यू टू टेंशन। तो देखो जो भी इंपल्स होगा, स्ट्रिंग का इंपल्स js मान लेता हूं, आगे वाले ब्लॉक पर झटका पीछे लगा होगा, तो इस ब्लॉक पर वो इंपल्स पीछे लगेगा और पीछे वाले ब्लॉक पर इंपल्स आगे लगेगा। दोनों पर इंपल्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इक्वल एंड अपोजिट, और उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड सॉल्व करना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड और इंपल्स, अगर मैं इसको ए ब्लॉक बोलता हूं और पीछे वाले को बी ब्लॉक, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अगर मैं बी की वैल्यू देखूं तो बी का इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल एम बी है, तो इंपल्स आ गया एम बी, और v की वैल्यू v नॉट बाई 2 है, तो ये बन गया m v नॉट बाई 2। ये सिंपल से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां पर एक और एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फाइंड वर्क डन बाई टेंशन। इस टेंशन ने कितना वर्क किया। तो आपने शायद वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा कि अगर टेंशन सिस्टम का इंटरनल फोर्स है तो उसका सिस्टम पर वर्क 0 होता है। यहां ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो वर्क तभी तक 0 होता है जब तक टेंशन इंपल्सिव नहीं है। अगर इंटरनल टेंशन इंपल्सिव हो गया तो भी वर्क 0 नहीं होगा। यहां आप सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम। फाइनल दोनों की मिला के एक साथ लिख दो, फाइनल कितनी होगी, हाफ 2m इंटू वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म बन गया एम बी नॉट स्क्वायर बाई 4, वो एम बी नॉट स्क्वायर बाई 2 है, आंसर आ जाएगा -1/4 एम बी नॉट स्क्वायर। इन दिस केस इवन द टेंशन इज इंटरनल फोर्स बट वर्क डन बाय द टेंशन इज नॉट 0। वो 0 कब तक होता है, जब तक टेंशन नॉन इंपल्सिव हो। वही बात नॉर्मल रिएक्शन के बारे में और वही बात फ्रिक्शन के बारे में भी है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों ब्लॉक इनका मास इक्वल है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब ऊपर से हमने एक बुलेट फायर किया जो इस ब्लॉक में अंदर ही रह जाएगा, और फिर वो बुलेट और ब्लॉक नीचे आएंगे, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो हमें वही कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड इंपल्स ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से होगा, बुलेट नीचे आएगी, वो बुलेट टकराएगा उससे और फिर ये ऐसे चलने लगेंगे। यहां जाकर रोक दिया, रुकेगा नहीं, स्ट्रिंग का लेंथ इन्फिनिटी, ये नीचे आता जाएगा, वो ऊपर चलता जाएगा। तो टक्कर के बाद में स्पीड मान लेता हूं इसके नीचे v है और इसके ऊपर v। क्या यहां हम मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे, नहीं। देखो ये टेंशन अगर t है, ये भी टेंशन t, अगर आप ये कहो कि सर मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूं, तो ये वाला स्ट्रिंग जो है इसका टेंशन तो इंटरनल हो गया, और अभी आपने कहा था इंटरनल टेंशन इंपल्सिव हो या नॉन इंपल्सिव हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक स्ट्रिंग ऊपर भी लगी हुई है छत में, जिसने पूरे सिस्टम को रोका हुआ है। अगर ये इंटरनल बना भी दिया तो इस स्ट्रिंग में भी झटका लगेगा, उस स्ट्रिंग का टेंशन भी इंपल्सिव होगा और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो इसको हम मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं करेंगे, यहां हम अप्लाई करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आप ये मान लो इस स्ट्रिंग में इंपल्स आया J, तो यहां भी इंपल्स होगा J। अब ये जो दोनों ब्लॉक और बुलेट वाला सिस्टम है, इनका फाइनल मोमेंटम कितना हुआ नीचे की तरफ, mb। इनिशियल मोमेंटम कितना था, mb नॉट, नहीं 2mb, और इनिशियल था mb नॉट, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ mb माइनस mb नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू इंपल्स माइनस j। वाई माइनस j, क्योंकि इंपल्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, विद साइन लिखना होगा। मोमेंटम नीचे की तरफ है और झटका किधर लगा था, ऊपर की तरफ, इसलिए माइनस j इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। इस ब्लॉक का आप सेपरेट मानो, झटका ऊपर लगा होगा, इंपल्स ऊपर लगा होगा, ऊपर ही चल रहा है, तो ब्लॉक
जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है इसके लिए इम्पल्स इक्वल्स टू mv। अब जे की वैल्यू इधर पुट कर दो तो यहां से आ जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट बाय 3, और ये v की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो इम्पल्स आ जाएगा, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं, देखो इसको गलत करने का तरीका क्या है कि आप ये कह सकते हो सर मोमेंटम कंसिडर कर दो ना, पहले मोमेंटम था mv नॉट और बाद में ये मास 2m हो गया, ये m हो गया, टोटल मास बन गया 3m जो v स्पीड से जा रहा है, यहां कर दो 3mv और v बराबर v नॉट बाई 3। देखो हमारा आंसर भी तो यही आ गया, पर ये मेथड गलत है। समझ गए होगे मैंने कितनी गलतियां की हैं इसमें। ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, मोमेंटम का डायरेक्शन ही अलग अलग है, तो ऐसा नहीं करना है, यहां पर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। ये 2 kg का ब्लॉक है जो आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा और ये स्मूथ सरफेस है, इन दोनों का टक्कर हुआ और फिर ये आगे बढ़ रहे हैं, तो रफ सरफेस पर कितना दूर जाकर ये रुकेंगे। क्लियर? तो देखो यहां पर जब ये ब्लॉक जाकर उससे टकराएगा तो टक्कर के दौरान फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां जो टक्कर हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है और जो ग्राउंड वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव नहीं बनेगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, आगे जाकर रुक जाएंगे। हम यहां मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इस ब्लॉक की वेलोसिटी 10 हो रहा होगा 20, फाइनल मोमेंटम दोनों सेम स्पीड से चलेंगे v स्पीड से, फाइनल मोमेंटम 5v एंड v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो टक्कर के तुरंत बाद दोनों ब्लॉक किस स्पीड से आगे जा रहे हैं? 4 मीटर पर सेकेंड से। अब हमें बताना है कितना दूर जाकर रुके, तो इन दोनों ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा होगा, कितना लगा होगा? म्यू इंटू mg, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। इसको मास से डिवाइड कर दोगे तो दोनों का रिटार्डेशन आ गया माइनस म्यू जी, जिसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे तो वो निगेटिव है, पीछे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए उसके लिए रिटार्डेशन टर्म भी यूज करते हैं। ओके, एंड दिस इज -5। अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v हो गया 0, u की वैल्यू थी 4 तो ये 16 माइनस 2 इंटू 5 इंटू s, नाउ s कम्स आउट टू बी 1.6 मीटर। इतना दूर जाकर ये दोनों रुक जाएंगे। ठीक, सो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।